नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। और हमारा आज का ये वीडियो आधुनिक इतिहास पार्ट 2 है। आधुनिक इतिहास पार्ट 1 आपको कल मिला था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बक्सर और प्लासी का युद्ध। क्योंकि हम आधुनिक इंडिया पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक करिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। ये रहा हमारा यूट्यूब का लिंक। अगर आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी दे रखी है। हमारे सोशल मीडिया की भी यहाँ पे सारी आईडीज़ दे रखी है। आप चाहें तो हमें सोशल मीडियाज़ पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्वायरी हो तो आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हैं तो आपको वीडियो की पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की भी आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से भी आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछता है कि कब हुआ था। 1757 में। प्लासी है कहाँ? बंगाल में है, भागीरथी नदी के किनारे। उस टाइम बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। ये भी क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछता है कि बैटल ऑफ प्लासी के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। 1756 में क्या हुआ? अंग्रेज़ों ने फैक्ट्री को तोपों से घिरवा दिया। उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई और इसको अब तोपों से घिरवा दिया। तो नवाब ने कहा कि भाई आप फैक्ट्री लगवाइए, लेकिन आप ये क्या करें, मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी है, आप क्यों अपने फैक्ट्री को तोपों से घिरवा रहे हैं? तो आप ऐसा ना करिए। तो अंग्रेज जो है वो नहीं माने और मना करने पे जो है वो लड़ने के लिए आ गए। तो उस समय वो नवाब से हार गया। फिर हारने के बाद उन्हें अच्छा नहीं लगा तो अंग्रेज़ों ने क्या की? तिकड़मबाजी। अब वो क्या था तिकड़मबाजी, ये देखेंगे। सबसे पहले तो जो सेनापति था मीर जाफ़र, उसको अंग्रेज़ों ने मिला लिया। तो मीर जाफ़र क्या हो गया? अंग्रेज़ों के लिए काम करने लगा। और दूसरा हुआ ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना ऐसी हुई थी कि अंग्रेज़ों ने खबर फैला दी, तो ब्रिटिश शासकों तक ये खबर फैला दी कि यहाँ पे इंडिया में लोगों ने हम लोगों को एक कमरे में, छोटे से कमरे में ढेर सारे लोगों को भर के रख दिया। इससे कई लोगों की डेथ हो गई। तो ताकि इसको जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ब्रिटिश शासक हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी सहानुभूति मिल जाए, फिर ये लोग कोई भी गलत कदम उठाए। लेकिन ये घटना ऐसा तो हो नहीं सकता कि छोटे से कमरे में न जाने कितने लोगों को उन्होंने बताया था कि इतने सारे लोगों को रख दिया। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा इतने छोटे से कमरे में इतने ढेर सारे लोग आ जाएं। तो एक ब्लैक होल की घटना हुई थी और एक जो था मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपने आप में मिला लिया था। अब सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण से पहले हम जानेंगे कि एक मुग़ल सम्राट थे फ़र्रुखसिंह। तो इनको कोई बीमारी हो गई। तो यहाँ के कोई भी वैद्य या फिर कुछ भी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी बीमारी है, तो वो लोग उसको टैकल नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिश सर्जन थे हैमिल्टन, उसने फ़र्रुखसियर का इलाज कर दिया। तो फ़र्रुखसियर का जब इलाज कर दिया तो फ़र्रुखसियर ने कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें?" तो इसने मांग लिया दस्तक, जिसे कि गोल्डन फरमान या मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी भी कहते हैं। अब ये दस्तक थी क्या चीज़? तो दस्तक में ये था कि पहली बात तो 1717 में जारी किया गया दस्तक। इसमें क्या था कि अंग्रेज अब 30,000 रुपया साल के शुरू में या अंत में जाके दे देंगे और टैक्स फ्री हो जाएंगे। उसके बाद उनको 1 रुपया टैक्स नहीं देना है। या तो साल के शुरू में दे दो या तो अंत में दे दो। 3,000 रुपये देने हैं और उसके बाद टैक्स फ्री। तो ये लोग क्या करने लगे? गोल्डन फरमान का मिसयूज़ करने लगे। तो ये सबसे बड़ा कारण था बैटल ऑफ प्लासी का। तो बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ? नवाब हार गया। इसका रिजल्ट क्या क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई और कोई भी देश का व्यापारी अपने देश में व्यापार नहीं कर पा रहा था। फिर क्या हुआ? मीर जाफ़र नवाब बना। मीर जाफ़र नवाब बना और 1,77,00,000 रुपए अंग्रेज़ों को दे दिया और साथ ही 24 परगना डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया। ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का नाम है। 24 परगना डिस्ट्रिक्ट और 1,77,00,000 रुपए मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को दे दिया।
इसी की वजह से क्या हुआ, 1759 में बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा किस किस के बीच होता है, अंग्रेज और डच के बीच। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डच हार जाते हैं। फिर होता है बैटल ऑफ वॉन्डीवॉर्स 1760 में। ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। वो वाला इंग्लिश और डच के बीच हुआ था, ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। और इसमें कौन जीता था, अंग्रेज ही जीते थे। और अंग्रेजों का सेनापति उस समय कौन था, सर आयरकुट। और फ्रेंच का सेनापति था काउंट डी लाली। फिर आता है आपका बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ। बक्सर कहाँ है, बक्सर बिहार में है। तो बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच हुआ, तो इंग्लिश और अंग्रेजों और महागठबंधन के बीच हुआ। महागठबंधन ये 3 लोगों का अलायंस था, 3 लोगों का गठबंधन था। कौन कौन थे इसमें, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा उद दौला, सिराज उद दौला नहीं शुजा उद दौला, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों का एक अलायंस बना, एक गठबंधन हुआ और ये लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। और ये भी किसकी वजह से हुआ, दस्तक की वजह से या गोल्डन फरमान की वजह से। ढाका जो था, जो कि मुर्शिदाबाद में है बंगाल के, ये हेड ऑफिस हुआ करता था इंग्लिश का और कैपिटल भी था। फिर राजधानी को बदल दिया गया मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर में नवाब ने क्या किया, एक गन फैक्ट्री खोली। तो जब नवाब ने गन फैक्ट्री खोली तो अंग्रेज़ों को लगने लगा कि ये गन फैक्ट्री खोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो करेगा, कुछ तो है इसके दिमाग में। तो फिर वो लोग भी अपनी तैयारी करने लगे। इसका रिज़ल्ट क्या निकला कि अंग्रेज जीत गए। कारण क्या था हारने का, कि आधुनिक हथियार नहीं थे। जो ये ट्रिपल अलायंस थी, इनके पास, महागठबंधन के पास आधुनिक हथियार नहीं थे और साथ ही साथ सेना में अनुशासन भी नहीं था। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में और संधि के साथ ही युद्ध इनका समाप्त हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किस किस के बीच हुआ आपसे पूछेगा, तो अंग्रेजों और महागठबंधन के बीच हुआ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें क्या हुआ कि 50 लाख रुपए और कड़ा और इलाहाबाद, कड़ा और इलाहाबाद मुगल सम्राट को दे दिया गया। और कड़ा और इलाहाबाद के साथ हर साल 26 लाख पेंशन देने का वादा किया गया और बदले में बंगाल मांग लिया। तो ये जो अंग्रेज़ों को 50 लाख रुपए दिए गए थे और कड़ा और इलाहाबाद दे दिया गया था। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, कड़ा और इलाहाबाद वापस कर दिया मुगल सम्राट को और हर साल 26 लाख रुपए पेंशन देने के लिए कहा कि हम आपको हर साल 26 लाख रुपए पेंशन देंगे, बदले में हमें बंगाल दे दो। तो फिर इन्होंने क्या किया, बंगाल ले लिया और फिर बंगाल में शुरू होता है डुअल गवर्नेंस। ठीक है, अब यहाँ पे डुअल गवर्नेंस वाला पेज आई थिंक मिस हो गया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डुअल गवर्नेंस के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँगी। और डुअल गवर्नेंस के बाद हमारा आता है लैंड रिवेन्यू सिस्टम। लैंड रिवेन्यू सिस्टम मतलब कि अंग्रेज़ों ने एक नया रिवेन्यू के लिए एक सिस्टम स्टार्ट किया जो कि 3 तरीके का था। पहला तो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त भी हम इसको कहते हैं। दूसरा आपका आता है रैयतवाड़ी सिस्टम और तीसरा आता है महालवाड़ी सिस्टम। तो जो पहला था आपका यानी कि स्थायी बंदोबस्त, वो 19% हिस्सों में लागू हुआ था। रैयतवाड़ी सिस्टम 51% और जो महालवाड़ी सिस्टम था वो 30% में लागू हुआ था। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि किसानों की ज़मीन को छीन कर ज़मींदारों को दे दिया जाता था। तो रीज़न क्या था, ऐसा क्यों किया गया, इससे बजट आसानी से बनने लगा। टैक्स कलेक्शन अब इनको नहीं करना पड़ता था, ज़मींदार खुद आके टैक्स दे जाते थे। और कॉटन की खेती के लिए भी अच्छा था। कॉटन की खेती के लिए कैसे अच्छा था, जब किसानों की ज़मीन को छीन लिया गया और ज़मींदारों को दे दिया गया तो ज़मींदार जो है वो पैसे वाले होते थे, तो वो थोड़ा अच्छा फसल, अच्छी सब कुछ लगाते थे, मतलब अच्छी चीज़ों का यूज़ करते थे, अच्छे बीज, अच्छे कीटनाशक। तो फसल थोड़ी अच्छी होने लगी, ज़्यादा होने लगी। तो वहाँ पे कुछ हिस्सों में जब ज़रूरतें पूरी हो रही थी तो कुछ हिस्सों में कॉटन की खेती भी होने लगी। तो इसलिए ये परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था। अंग्रेज़ों ने एक सनसेट लॉ भी बनाया था।
इसने लॉ इसलिए बनाया था कि एक डेट फिक्स कर दी गई थी और ज़मींदारों को फिक्स अमाउंट टैक्स का एक अमाउंट फिक्स कर दिया गया था कि आपको इतना टैक्स हमको हर बार ला के देना है। उसी दिन अंग्रेज़ों को सनसेट से पहले, सूर्यास्त होने से पहले ला के टैक्स दे देना था। और उस टैक्स के 11 हिस्से किए जाते थे। एक हिस्सा 10 हिस्सा अंग्रेज को मिलता था और एक हिस्सा ज़मींदार को मिलता था। परमानेंट सेटलमेंट में हर साल उतना ही टैक्स देना होता था जितना कि पहली बार निर्धारित किया गया था। जैसे पहली बार अगर उसने 11 रुपये निर्धारित किए तो वो हमेशा 11। टाइम के साथ साथ वो फसलें बढ़ी, पैसा ज़्यादा आने लगा, लेकिन फिर भी 11 रुपये ही टैक्स लगता था। तो इससे जो है ज़मींदार अमीर होते जा रहे थे और अंग्रेज को पैसा उतना ही मिल रहा था। और लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793, मतलब उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। फिर आपका आता है रैयतवाड़ी सिस्टम। ये 51% हिस्से पर लागू किया गया था। कहाँ पे? मेजरली साउथ इंडिया में। हर किसानों को अपनी उपज के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता था और सभी किसानों की ज़मीन जो है वो रजिस्टर्ड होती थी, मतलब सब किसान जाए और अपनी ज़मीन रजिस्टर करवाएं। और इसमें टैक्स भी हमेशा रिवाइज होता था। 1972 में इसे पहली बार कहाँ? बारामहल जिला, जो कि मद्रास, उस समय मद्रास कहते थे। बारामहल जिला में इसको पहली बार एक्सपेरिमेंटल बेसिस में शुरू किया गया था। और 1820 की जो भी डिकेड ऑफ 1820, डिकेड को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो इसमें पूरे साउथ इंडिया में उसे लागू कर दिया गया था। गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? कर्नल रेड और मोनरो। फिर आता है आपका महालवाड़ी सिस्टम। महाल यानी मोहल्ला। यहाँ पे क्या होता था? सामूहिक टैक्स देना पड़ता था। किसने लागू किया था? हॉल्ट मैकिंजे ने। कब? ये भी डेकेड ऑफ 1820 में ही लागू किया गया था। इसमें टैक्स कलेक्शन कौन करता था? गांव का मुखिया। और टैक्स जो है वो अंग्रेजों को ले जाकर दे देता था। किसानों की ज़मीन में किसानों का ही अधिकार होता था। गांव के मुखिया के पास एक पावर होती थी कि अगर कोई किसान टैक्स ना दे तो उसकी पूरी जो भी उसके पास संपत्ति है उसको सीज कर लेंगे लोग और दूसरे किसान से एक्स्ट्रा टैक्स लेकर उस किसान को जितना भी इन्होंने जब्त की है, जितनी भी उसकी संपत्ति जब्त की है, वो उस किसान को दे दे जिसने एक्स्ट्रा टैक्स दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी पढ़ा और ये पूरा लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा। मैं आपको डुअल गवर्नेंस बताना उसका पेज जो है लगाना भूल गई थी, तो वो पेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अभी के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मॉडर्न इंडिया से काफ़ी सवाल आते हैं, तो आप अच्छे से देखिए। मॉडर्न इंडिया का पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, ये पार्ट 2 है, इसके आगे पार्ट 3 आएगा। तो पार्ट 1 अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। और मॉडर्न इंडिया के साथ साथ हमने एंशिएंट इंडिया पहले ही ख़त्म कर लिया है और मेडिवल भी ख़त्म कर लिया है, यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत आपका ख़त्म हो गया है। अभी हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, हम किसी और सब्जेक्ट पे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।